नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। हम आज पूरा दिन लगातार लाइव करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा बार बार बोट लगाए जा रहे हैं। बार बार एक जेन्युइन लाइव के बजाय फेक लाइव क्रिएट किए जा रहे हैं बार बार। तो भाई तुम लोग लगाओ वोट, जो भी है फेक लाइव लगाने वाले लगाइए आप लोग। आज मैं भी 50 बार लाइव तैयार करने के लिए बैठा हूं, लगातार बार बार लाइव लगाऊंगा। तुम मुझे कब तक रोकोगे? मेरा उदय ही इसलिए उद्देश्य है, तो मैं कैसे रुक सकता। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 145 से, जहां कल रात तक हमने किए थे 145, वहां से आगे। और लाइव वॉचिंग 2-3 हजार 4 हजार तक तो जेन्युइन है अपनी आएगी। उसके बाद 2 मिनट के अंदर अगर डबल 7 हजार 8 हजार 10 हजार हो जाते हैं, इट मीन्स हमारे ऊपर बोट अटैक हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 12 घंटे से तुम एक शिक्षक को पढ़ाने नहीं दे रहे हो कि ये बच्चों को पढ़ा देगा तो हमारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। ये कई तरह ऐसे कई ना कई चीजें होती हैं, ये कई ना कई चीजें होती है जहां चोर तरीके से उपाय किए जाते हैं। चलो करते रहो तुम लोग, मैं तो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए चला। चल मेरी डोल की डमाक ढम, किसका जिंटिया किसका तम, आज बहुत मजा आएगा, है ना। तुम लोगों को मेरे से एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी हिम्मत नहीं हारना और मेहनत इतनी करना कि तुम्हारी जितनी कोई मेहनत ना कर पाए। आ जाओ मैदान, आ जाओ सभी साथी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, नॉन स्टॉप, ठीक है। चैट ऑन कर लगाने लाइव नहीं आते उनके तो, या अपनी रुतबा दिखाने के लिए। कई बार आप जब देखोगे माहौल ही नहीं है फिर भी लोग भयंकर लाइव लेके चलते हैं, इसका मतलब ये है कि फेक होता है। तो पैसा लगता है उसमें बार बार। जितनी बार हम लाइव करेंगे उतनी बार वो बोट लगाने वाला कंगाल होता जाएगा। तो तैयार हो तुम सभी साथी उसको कंगाल करने के लिए? 50 बार लाइव करने पड़े तो भी आज पीछे मत हटना। आपके संविधान के संदर्भ में संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है, कह रहा है इकरी नागरिकता एकात्मकता का लक्षण है। जो अमेरिका के हमारे भारत के संविधान के अंदर इकरी नागरिकता है, लेकिन वो एकात्मकता का लक्षण है, संघ का लक्षण नहीं है। अमेरिका में दोहरी जो है बात कही गई है नागरिकता की। संविधान के लगभग 14 विशेषताएं हैं, जिसमें लिखित है, प्रस्तावना है, संसदीय प्रणाली, शक्ति का स्रोत जनता में, संविधान स्पष्ट है। ये विशेषताएं तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है भाई। हाँ, इस तरह से याद रखना। हाँ जी, फिर भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन है। सीधा सा प्रश्न आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस वाला प्रश्न नहीं आएगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं आएगा। सीधा सा ये पूछ लेंगे भारत में कैसी प्रणाली है, जो है शासन की प्रणाली कैसी है, क्योंकि ये प्रश्न पिछले 10 सालों से पूछा आ रहा है। आपके जो है इंडिया पॉलिटी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे। इंडिया पॉलिटी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। एक बार मैं थोड़े आप लोगों के चैट ऑन कर देता हूं बच्चों, ठीक है, थोड़ा चैट ऑन कर देता हूं। आ जाओ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग डरे तो नहीं ना, है ना? तुम लोगों को बहुत हिम्मत वाला बनाना है मुझे। होता रहता है ऐसा, होता रहता है। अब आ जाओ, ठीक है। अब नॉन स्टॉप चलेंगे, तुम्हारे कमेंट मैंने ऑन कर दिए है। भारतीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है वो, भारत में संसदीय शासन है, वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे कहते हैं, जो हम जहां पर गणतंत्र का हेड है वो राष्ट्रपति है और जनता में शक्ति है सारी, है ना। शक्तियों का स्रोत संविधान है, लेकिन उसको जनता है वो कहे कि भाई जनता जो है वो, जनता का शासन जनता के लिए, ये सारी चीजें है। लोकतंत्र की विशेषता है ना, ये सारी चीजें याद रखना।
संविधान सभा का गठन है वो आपके कब होता है? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष तुमसे पूछे जाएंगे, सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष है वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान का पहला वाचन है वो 48 में, दूसरा 48 से 49 में और तीसरा 1949 में। जब अंतिम बैठक हुई थी ना संविधान की, उस समय की बात करें, 24 जनवरी 1950 की बात करें, तब हम बात करें अंतिम रूप से पारित करते समय उपस्थित सदस्य है वो आपका 284 थे। 284 थे। संविधान सभा की लास्ट बैठक है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस समय बैठक में सदस्यों की संख्या 284 थी। भारतीय संविधान को पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 कर लेना। हाँ, लगता है पैसे खत्म हो गए। अरे करने दो, सुबह से लेके अब तक तो 25-30 हजार बर्बाद कर ही चुका मेरे ऊपर। करने दो उसको, वोट लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी 3000 तक तो अपने जेन्युइन लाइव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइव अपने यहाँ पे, चिंता ही मत करो। 4th ग्रेड के अंदर ये अच्छे प्रश्न है। भारतीय संविधान का पिता वगैरह ये ध्यान रखना, पूछे जाएंगे। करने दो उनको। आज मुझे दिन में 15-20 लाइव भी करने पड़े, मैं करूंगा। हाँ, ये आपका राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, राष्ट्र गीत कब अपनाया गया, संविधान लागू कब हुआ, ये तुम लोग पढ़ लेना। और पिता किसको कहते हैं? अंबेडकर जी को कहते हैं। एक अच्छा प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो है आत्मा आत्मा कौन से भाग को कहते हैं? भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा है वो आपके, भारतीय संविधान की आत्मा जो है वह कहते हैं प्रस्तावना को। और मूल अधिकारों के अंदर वह भाग जो वह अनुच्छेद जो है आत्मा कहलाता है, वह है आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है। अब ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं कि ब्रिटेन का संविधान है वह आपका संसदीय शासन है, विधि का शासन हमने वहां से अपनाया, नीति निर्देशकता तो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए जो भाग 4 में है, संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, और मूल अधिकार हमने आपके कहां से? अमेरिका से अपनाए। 1935 के अधिनियम से संघीय शासन व्यवस्था। मजबूत संघ वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि मजबूत संघ की बात हमने कहां से ली है? मजबूत संघ हमने कनाडा से लिया है। फिर हम बात करते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिए, कर्तव्य याद कर लेना सोवियत संघ से, और संवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से। अनुसूचियों में बार बार जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि 7वीं अनुसूची है वो आपके शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जहां संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची 3 है। यह प्रश्न अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न कहां आया था? पटवारी में, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था ये वाला। ठीक है, याद रखना। फिर 8वीं में आपकी भाषाएं हैं, और 10वीं 11वीं 10वीं में तो दल बदल है, और हाँ जी, और 11वीं और 12वीं में क्या होता है? स्थानीय निकाय, उनसे संबंधित है। ठीक है, ओके। अभी उसको आधा घंटा और लगेगा हमारे साथ फेक छेड़छाड़ करने में, अगर उसकी औकात हुई तो, और वरना नुकसान हुआ तो भग जाएगा। ठीक है, हमने तो अभी आज तक फेक लगाए नहीं। ठीक है, उसके बिना भी बच्चे 10-10 लाख देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई करने दो, जिसको जो करे करने दो। ये संविधान के भाग हैं, जहां भाग 1 में संघ क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा कि मूल अधिकार किस में है, भाग 4 पूछा जाता है जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 जहां आपकी नीति निर्देशक तत्व है, और मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) का अनुच्छेद 51 क। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब अगला देखो, हम भारत के लोग इस शब्द का इस्तेमाल कहां किया गया है? हम भारत के लोग इस शब्द का इस्तेमाल संविधान की प्रस्तावना में है। संविधान की प्रस्तावना के अंदर स्टार्टिंग में ही है कि हम भारत के लोग, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे जो शब्दावली यहां मिलती है। एक प्रश्न यह आता है कि हमारी इस प्रस्तावना के अंदर संशोधन कब किया गया था? नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यह भी याद रखना। संशोधन तो आपके किया गया था 1976 के अंदर। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय की बात है जब ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आता है बार बार। और फिर ये है कि हाँ, यहाँ पर संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। एक प्रश्न ये है कि आपका उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है, जिसे आपका उद्देश्य प्रस्ताव तो नेहरू जी ने पेश किया था 1946 के अंदर, 13 दिसंबर 1946 को। और
जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया, 22 जनवरी को। वो बाद में प्रस्तावना बन जाता है। ये बार बार पॉलिटिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर है कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 5 अधिकार अगर तुम्हें नहीं मिले तो छठे अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है और इस संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है ना। तो समानता है 14 से 18 तक। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद वो है जिसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आप घूम फिर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ, है ना, भ्रमण वगैरह, संघ बनाने की स्वतंत्रता वगैरह, ये सब उसमें है। एक अनुच्छेद 21 जो इसी के अंदर है उसमें प्राण और देह की स्वतंत्रता है। ये अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखना। फिर है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, बच्चों का शोषण और बच्चों का व्यापार नहीं हो सकता, ये है। और बच्चों से भारी काम नहीं करवाए जा सकते, ये ध्यान रखना 23, 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28। तो ये 4 है जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी धर्म को माने, अपनाए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखिएगा संवैधानिक अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके तहत आप रिट लगा सकते हैं, ये मूल अधिकारों की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? संविधान की आत्मा कहेंगे अनुच्छेद प्रस्तावना को, लेकिन अनुच्छेद 32 को कहेंगे मूल अधिकारों की आत्मा। ठीक है, हाँ, हैकर को आने में वो कम से कम आधा घंटा लगता है, इतनी उसकी औकात नहीं है ना। वो धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। अगर पैसा खत्म हो गया तो ठन ठन गोपाल, और बचा हुआ होगा आने दे, मैं वापस लाइव करूंगा 5 बार। और टेंशन मत लो तुम लोग, है ना। मैं तो उस मिट्टी का बना हुआ हूं जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। भगवान मेरे साथ है, मां सरस्वती मेरे साथ है, क्या ही डरना इनसे। ठीक है, अब साइंस स्टार्ट होती है। साइंस के 75 से 80 प्रश्न लगभग, है ना। 70-80 क्वेश्चन साइंस के हैं, फिर 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, फिर हिंदी के 50, करंट के 50, इंग्लिश के 50, सारे सब्जेक्ट लेके आया हूं। और हिंदी मेरे से पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि वाकई में गुरुजी मजा आ गया, पहले कहां थे आप। मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें यूज की है हिंदी के अंदर। तुम्हें सिर्फ एक फोटो देखते ही सारी हिंदी की संज्ञा समझ में आ जाएगी, समास समझ में आ जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मजा नहीं आ जाए तो कह देना, टेंस को तो 5 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है जी, आइए। हाँ, यहां कहा जा रहा है साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। आनुवंशिकता आपके सिलेबस में है ना। क्या प्रश्न पूछेंगे? आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? दूसरा प्रश्न ये। वॉइस क्लियर है? मेंडल ने, यहां कहा जा रहा है साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, सही बेटा। मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? मेंडल ने प्रयोग है वो मटर पे किया था। तो ये कई सारी चीजें हैं, हाँ, ये पूछा जाता है। हाँ जी, ओके, अगला देखिएगा। यहां हम बात करें आनुवंशिकता का जो जनक है वो किसे कहेंगे हम? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको कहेंगे। ये पादरी था। इसने सबसे पहले बताया कि भी पौधों के बेटे बेटे से बेटे पीढ़ियां कैसे चलती है, ये इसने कहा था सबसे पहले। उसके बाद में आनुवंशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक वही आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और ये बोट वाले ना बदनाम करने के लिए आते हैं। ठीक है, बदनाम करने के लिए आते हैं कि इसके इतने लाइव दिखा देंगे, बच्चों को लगेगा कि ये तो फेक लाइव लाता है। अरे भाई, मेरे तो ऑलरेडी 4 से 5 हजार आधे दिन लाइव आते हैं। ठीक है, और तुम उसे 10, 20, 50 हजार एक झटके में लेके जाओगे। इतनी तो मेरे में भी बुद्धि है, लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं बंद नहीं करूंगा क्या? तो क्या डिफेम करने के लिए कि दिखा देवे एक झटके में, है ना। फिर अगर ये बड़ा रहा, इंसान लाइव लगा के लगा रहा, तो हम इसका चैनल हैक कर देंगे। होता है, कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा। एक और अच्छा अनुभव हुआ, मारवाड़ी में कहावत है, टकेरी हांडी फूटी पर कुत्ते की जात पहचानी। मिट्टी की हांडी है वो टके की थी, फूट गई,
और जो डॉग है वो आया, उसने उसको तोड़ दिया, लेकिन पता चल गया कि डॉग अगली बार गलती कर सकता है, ठीक है, तो सावधान रहना डॉग से, वो वाली बात है। खैर छोड़ो। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का इस्तेमाल किया था वो था गार्डन पी, यानी गार्डन पी मतलब आपका मटर को कहा गया। अगर मटर नहीं आए तो भी कंफ्यूज मत होना, इसमें अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, हमारे संविधान में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जो हमारे माता पिता से हमारे गुणों, माता पिता की जो विशेषताएं, गुण हैं, लक्षण है, वो हमारे में लेके आता है, तो वो है जीन है। वो क्या है? जीन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत कौन से जनन पर आधारित हैं? मेंडल है वो आपके ये जो लैंगिक जनन की बात कहेंगे, इसमें कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इसका आंसर लैंगिक जनन। जीन क्या है? जीन आपका डीएनए जो है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल जो है, डीएनए उसका एक पार्ट होता है और वो हमारे आनुवंशिकता की इकाई है। और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता, आनुवंशिकता से कई सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, जीन है वो डीएनए का पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 में देखिएगा, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में कैसे ले जाए जाते हैं? देखो क्रोमोसोम के द्वारा, है ना, जीन, क्रोमोसोम, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। क्रोमोसोम के द्वारा आपके लक्षण आपके आगामी पीढ़ी में चलेंगे, ये वाली बात है। गुणसूत्रों का वंशानुगत सिद्धांत है, देखो गुणसूत्र का कह रहा है, गुणसूत्र का जो वंशानुगत सिद्धांत है, गुणसूत्र का वंशागत सिद्धांत है, वो शूटन और बेवेरी के द्वारा दिया गया। ये मेंडल वाला नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? शूटन और बोवेरी होगा, गुणसूत्र का वंशानुगति का सिद्धांत। जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा सबसे पहले, वाटसन और क्रिक। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि इसमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, 4 क्षार पाए जाते हैं आपके किसके? डीएनए के अंदर। एक तो है आपका एडिनिन, दूसरा है आपका थाइमिन, तीसरा है आपका ग्वानिन और चौथा है आपका साइटोसिन। तो डीएनए के अंदर है वो आपके ये 4 क्षार पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डीएनए में मौजूद जो शर्करा है, डीएनए की जो शर्करा है वो क्या कहलाती है? डीएनए की शर्करा, डीएनए की शर्करा है आपके डीएनए के अंदर ही छुपी हुई, नाम याद करो, ये डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज इसकी शर्करा है, इससे बाहर प्रश्न जाएंगे ही नहीं। राइबोजाइम्स होते हैं, सबको पता है, पेपर में मिला दूंगा, तो फिर रोकने के प्रयास भयंकर किए जा रहे हैं, वाह भाई वाह। 159 की बात करें, राइबोजाइम्स होते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसका आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो आरएनए के अंदर है वो राइबोजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट 160 देखिएगा, साधारण मानव के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 23-23 के जोड़े के अंदर आपके 23-23 के जोड़े के अंदर कहेंगे आपके 46 होते हैं मानव के अंदर गुणसूत्र। अगर गुणसूत्रों की कमी हो जाए ना तो फिर विकार पैदा होते हैं भयंकर वाले। और ये जो बोट लगाने वाले हैं, इनके गुणसूत्रों में विकार पैदा हो गया है, पता नहीं कैसे कैसे पैदा हो गए, तो ये गुणसूत्रों का विकार है, ठीक है। हाँ, ये हैकर को गुणसूत्र का विकार है। आगे देखो, हमारे शरीर का अधिकतम भार कितना है? थाके जो की बॉडी है क्या, बिन बॉडी मायने जल है, अगर जल पानी गए न उबरे मोती मानुष छून। हाँ, शरीर में पानी है वो आपका सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 161 में लगभग हम बात करें तो 60 से 65% तक होता है, 70% भी कह सकते हैं, लेकिन 60 से 65% है वो जल होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? जल होता है, याद रखना। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन तत्व है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी 1800 जो लाइव चल रहे हैं वो जेन्युइन है, ये बच्चे हैं जो मेरे साथ है। अब 1800 से 3000 होने में घंटा भर लगेगा, आधा पौन घंटा। और बोट वाला तब तक अगर एक्टिव हो भी गया और मर गया तो पता नहीं, है ना, दफन हो गया तो पता नहीं, लेकिन जिंदा हो गया तो वो 5 मिनट लगाएगा 3000 से 10,000 लाइव करने में, ठीक है। ओके, हाँ, मानव शरीर की हम बात करें
मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है, जो आपके 65% है ना, ऑक्सीजन है, ज्यादा है। फिर आपका कार्बन है 18%, 18% कार्बन है। उसके बाद में 9% हाइड्रोजन है, ये कार्बन हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन। जनरल साइंस है, बचपन से आप एग्जाम टॉप करते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, अच्छे से पढ़ा होगा, सारी चीजें आती है, ठीक है। मानव कंकाल में देखो, मानव शरीर तंत्र, ये तुम्हारे सिलेबस में लाइन लिखी हुई है। हाँ, इससे भी सरल पेपर पटवारी के पेपर में आया था। एक बच्चे कमेंट था सरल पेपर आएगा क्या, इससे भी सरल पेपर पटवारी के पेपर में आया था। और इतने गलत करके आए बच्चे, इतने गलत करके आए, मैं कह रहा हूं कट ऑफ है वो आपके 75 से 80 लास्ट है 4000 पदों के लिए। 300 में से 75 से 80 लास्ट है, यानी कि 225 से 235, 230, 235, 36, 38, 37, 230, 35 लास्ट है। बड़े डॉट होशियार बनते थे बच्चे। क्या होता था जाके, ये तो आवे मन, वही आवे वही आवे, यूं कर इतना गलत करना यार। मैथ करना, इंग्लिश करना, हिंदी करना, तुम्हारे कठिन आएगी मैथ, इंग्लिश, हिंदी। जीके तो इतना सिंपल आएगा, यही क्वेश्चन आने हैं। मैं जानबूझ के कठिन नहीं दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन तो इसी में से आना है। बाकी मैं विद्वान बनने के चक्कर में और कठिन से कठिन दे दूं, क्वेश्चन आवे नहीं एक, बाकी क्वेश्चन यही आएंगे। मैथ इंग्लिश जो अच्छा करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। 50,000 सीट पड़ी है, मैथ को छोड़ भी दोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। छोड़ो तुम इस बात को, अपना बाकी वाले 105 क्वेश्चंस का कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग करो। मैथ अगर किसी की वीक है ना तो ज्यादा टेंशन ना लें, उसका भी हल्का अभ्यास कर लें। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है। 206 हड्डियां हमारे शरीर में, कंकाल में होती है, 206। उसके बाद में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लघुत्तम हड्डी है वो कान में पाई जाती है। लघुत्तम मतलब कि सबसे छोटी, और सबसे छोटी हड्डी है, यही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, यही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे छोटी हड्डी की बात करें, इसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज है जो आपके कान के अंदर पाई जाती है ना। और एक आता है फीमर का प्रश्न। फीमर जो है वो आपके जांग में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर है वो आपके कहां पर? जांग में है, जो सबसे बड़ी है। और एक आता है जबड़े का जो हड्डी है, वो वाला प्रश्न आता है। जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी क्या है? सबसे मजबूत हड्डी में आ जाता है, ये सबसे बड़ी है। तो एक ही प्रश्न में 3 क्लियर करा देता हूं। सबसे बड़ी जो हड्डी है वो ये है, और सबसे मजबूत आपसे पूछे तो वो जबड़े वाली है ना, ठीक है। हाँ, जबड़े की हड्डी है वो सबसे मजबूत। जबड़ा अगर हम कहें मगरमच्छ जैसे का तो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। हाँ, ये 3 प्रश्न याद रखना। अगला देखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? हमारी खोपड़ी के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वो हमारे ये जो है संख्या 28 होती है। खोपड़ी, देखो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, मेरु रज्जु में कितने जोड़े होते हैं, और मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। हड्डियों का एक सामान्य ढांचे का मानव कंकाल तंत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस में है आपके, ठीक है, ओके। तो ये 28 हो गया, 28 हड्डियां होती है खोपड़े में। अब एक प्रश्न ये भी आता है, कपाल क्रिया क्यों करते हैं? जब किसी का निधन हो जाए तो कपाल क्रिया करते हैं। कपाल क्रिया का मतलब मृत व्यक्ति का सिर तोड़ा जाता है डंडे से, मजबूत डंडे से उसका माथा तोड़ा जाता है, और ये क्रिया अमूमन बड़े बेटे के द्वारा की जाती है। इसे कपाल क्रिया कहते हैं, क्योंकि जो है वो मस्तिष्क की हड्डी जलेगी नहीं तो मुर्दा जलेगा कैसे? तो ये कपाल क्रिया कल्चर का पार्ट है। राजस्थान की कल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं कि कपाल क्रिया करते हैं, और ये हमारा क्या है, एक संस्कार है। तो ये हड्डियां तोड़नी पड़ती है, 28 हड्डियां, ठीक है, तब जलता है वो शव, वरना जलता नहीं है। तो ये याद रखना कि निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बन, ये जितने भी है उससे हमारा शरीर बना होता है। ऐसा कहते हैं कि मानव शरीर में जितना कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह जितना पाया जाता है ना, अच्छा स्लो मोड वाला हटा है, चलो भाई टीम वाले ने किया होगा, टीम को बोल देते हैं भाई।
स्लो मोड हटा दीजिए। तुम लोग स्लो मोड तो उसके लिए हैकर के लिए किया हुआ है ना, इसलिए किया हुआ था भाई। हटाना है कि नहीं हटाना वो बताओ पहले। क्या करोगे कमेंट करके? हैक हमारी सेफ्टी के लिए किया हुआ था। कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट की हम यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 167 जो है इसका आंसर करिएगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। आपकी जो हड्डी पसली ये कर दूला, क्या क्या मारवाड़ी में कहावत है, हड्डी पसली ये कर दूला। पसली पसली है वो 12x2 होती है। 12x2 मतलब 24 पसलियां होती है। ये पसलियां आपके डायफ्राम की रक्षा करती है ना। ये पसलियां यहाँ होती है, कई बार आप दबा के देखो आपकी पसलियां दिखेगी, कई बार चोट भी आ जाती है। तो ये पसलियां होती है जो डायफ्राम की फेफड़ों की नीचे जो है रक्षा करती है, आपके जो तंत्र होता है श्वसन तंत्र उसकी रक्षा होती है। क्वेश्चन 168 है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 168 में देखिएगा, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो आपके त्वचा में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित हुआ? आपकी त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन। अब इससे क्या होता है कि आपके बाल हैं, नाखून हैं, ये सब बढ़ते हैं। बाल और नाखून वगैरह इसी से बनते हैं, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व दांत और हड्डी के निर्माण की मजबूती के लिए जरूरी नहीं है? अब दांत और हड्डी वगैरह इन सब के बनने के लिए आपका सब कुछ चाहिए होता है। फ्लोरीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयोडीन है। यहां पर हम बात करें तो आयोडीन है वो आपके हड्डी दांत इनके बनने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जरूरी है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, हड्डी की बात की थी मैंने पीछे, मांसपेशियां कौन सी है? सबसे मजबूत मांसपेशी करना भाई इसको, मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी है। ठीक है ना, मजबूत हड्डी भी तो पैर की है, फीमर है। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती है? जबड़े के अंदर होती है मजबूत मांसपेशियां, क्योंकि पकड़ बनाने के लिए जरूरी है, मगरमच्छ की तरह जबड़ा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, ये पूछा गया प्रश्न, अभी जस्ट पूछा गया था, जस्ट अभी पूछा अधीनस्थ बोर्ड ने। मानव शरीर में पाचन का ज्यादातर पार्ट जो है भोजन में से अवशोषण कर लिया जाए, कचरा फेंक दिया जाए आगे, तो छोटी आंत के अंदर हो ही जाता है। सारा पार्ट है वो आपके छोटी आंत के अंदर कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत करना, इसको क्या करोगे? छोटी आंत। ये